रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिक उसमें क्या क्या होता है, ये क्या क्या कैरेक्टर होंगे या क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे कीटोएसिडोसिस के, जो आपको पता चल जाएगा कि दैट पेशेंट इज गोइंग इन दैट शॉक या इसको कीटोएसिडोसिस है। वो मेनली किस टाइप पे होता है? इट इज फाउंड इन कॉमन फीचर, वो किस टाइप के डायबिटीज मेलिटस जिनको होती है, वो कॉमन फीचर होता है टाइप 1। टाइप 1 का, ठीक है। टाइप 1। क्योंकि उसमें यस क्या मैम। होता है, इंसुलिन वो हो जाती है, रीन इंसुफिशियंट डिपेंड। इंसुलिन होती है। तो क्या दो मेजर जो मार्क दिए था, जो मैंने बताया था आपको, क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं वो क्या थे? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, डिहाइड्रेशन। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, और उसके बाद हाइपरग्लाइसेमिया नहीं होगा? इंसुलिन की जब बात की जा रही है, इंसफिशियंसी है, तो हाइपरग्लाइसेमिया भी तो होगा ना। तो हाइपरग्लाइसेमिया कितना हो जाएगा, कहाँ तक पहुंच जाएगा रेंज? 2-3 बार मैंने उस दिन रिपीट किया रहा था। 600 to 800। 600 to 800, वेरी गुड। तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। तो ये इंसुलिन कहाँ कहाँ पे हम लोगों को यूज करना है वो भी पढ़ा था। एक चीज और थी जो उस दिन हम लोग बता नहीं पाए थे, क्लास ओवर हो गई थी। हाइपर ट्रीटमेंट बता रही थी। ट्रीटमेंट मैंने बता दिया था कि सीवियर डिहाइड्रेशन होती है उसमें। तो डिहाइड्रेशन सबसे पहले आपका ये होता है कि हाइपरग्लाइसीमिया है, तो पेशेंट को उसको इंसुलिन देके, डोज को देके हम लोगों को मेंटेन करके, हमारा एक टारगेट होना चाहिए। वो टारगेट मैंने बताया था आपको कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होना चाहिए, कितने टारगेट पे होना चाहिए, कौन कितना टारगेट होना चाहिए उसका। 600 से पेशेंट को कहाँ पर लेकर आना होता है? मिनिमम 200 to 300, ठीक है। वहां पर 300 क्या mg पर। सिम्टोमेटिक जो 300, यस। सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट होगी वो करना था। पोटेशियम की कमी है तो फिर पोटेशियम सल्फेट देना था, ठीक है। और उसके बाद और क्या देना था हम लोगों को? सोडियम बाइकार्बोनेट का भी एडमिनिस्ट्रेशन करना था। एंड व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज वाज टू बी डन वाज आईवी फ्लूइड की तरह वो सीवियर डिहाइड्रेशन पे हम लोगों को आईवी फ्लूइड का, जस्ट वेट अ मिनट, आईवी फ्लूइड देना था, ठीक है। तो आईवी फ्लूइड थेरेपी में वो मैंने बताया था कि डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ ये पेशेंट की सीवियरिटी, कि उसको सीवियरिटी कितने टाइप के, किस टाइप का डिहाइड्रेशन है, उसके बाद ही हम लोग उसको उस तरह से आईवी फ्लूइड उसको चलाते हैं। क्लियर? ओके। नाउ व्हाट इज दिस, सेकंड टाइम हम लोग कब यूज करते हैं पोटेशियम, ये हाइपरसोमुलर नॉन केटोटिक डायबिटिक कोमा, ठीक है। तो हाइपर ऑस्मोलर किसको बोलेंगे, हाइपर ऑस्मोलर किसको बोलेंगे? ऑस्मोलरिटी पढ़े हैं आप लोग, जानते हैं? ऑस्मोलैरिटी किसको बोलते हैं? किसी भी चीज जो कंसंट्रेशन ऑफ होता है ऑफ ऑल द सॉल्यूट्स, जो सॉल्यूट्स होते हैं, सॉल्यूशन होता है, ठीक है। सॉल्यूशन के में सॉल्यूट्स होंगे, क्लियर। ये तो आपको पता है कि एक सॉल्यूशन होता है और सॉल्यूट्स होता है, दो चीज होती है, मालूम है? यस मैम। ओके। यस मैम। तो ऑस्मोलैरिटी किसको बोलते हैं? इज द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द सॉल्यूट्स इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में मिक्स। सॉल्यूट्स में जितने कंसंट्रेशन होंगे टोटल होंगे उसी को बोलेंगे, ठीक है। तो हाइपर ऑस्मोलरिटी क्या होगा, इसका क्या मतलब होगा? एबनॉर्मली इंक्रीज ऑस्मेटिक हाइपर कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है। तो ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन किसी सोल्यूशन का इंक्रीज कर जाता है एबनॉर्मली, तब उसको हम लोग उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपर ऑस्मोलरिटी। क्लियर? ये जब कंडीशन कब होता है, ये भी हाइपरग्लाइसीमिया में ही होता है, लेकिन ये ज्यादातर कॉमन होता है नॉन NIDDM जो होता है, नॉन इंसुलिन डायबिटीज मिलिटस डिपेंडेंट जो होते हैं, उस पे होता है। गॉट इट? तो इसमें क्या होता है कि हाई ब्लड शुगर रिजल्ट इन हाई ऑस्मोलैरिटी। उसके बाद क्या होता है? विदाउट सिग्निफिकेंट कीटो एसिडोसिस। लेकिन इसमें क्या होता है कि कीटो एसिडोसिस नहीं होगा। समझ में आ रही है आपको बात? इसके भी जो सिम्टम्स होंगे, इट विल आल्सो बी द सेम, लाइक क्या होगा? सीवियर डिहाइड्रेशन होगा, इंक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी होगा, लीडिंग टू मेंटल कंफ्यूजन, कन्वर्जेंस एंड कॉमा। ओके। अच्छा, मेरा पिच थोड़ा हाई तो नहीं है ना? आई एम सॉरी अगर मैं थोड़ा ज्यादा लाउडली बोलती हूँ। एक्चुअली पता नहीं, फ्लो फ्लो में थोड़ा ज्यादा हाइपर हो जाता है मेरी वॉइस। दैट आई रियलाइज व्हेन आई सॉ माय वीडियो अगेन। जब मैं यूट्यूब पे अपना वीडियो देख रही थी, तब मैं देख रही थी कि पता नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही ऐसा लगता है ना, टीवी पे डिबेट विबेट जो कर रहे होते हैं, तो वो हाइपर जो नहीं हो जाते वैसे ही हो जाए। तो आई नीड टू कंट्रोल माई पिच, तो वॉइस मॉड्यूलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। डू यू फील? तो ऐसा है ना?
नो मैम। अच्छा, तो ऑलवेज रिमेम्बर कि अगर पेशेंट हाइपर ऑस्मोलैरिटी में जाता है तो मोर्टेलिटी रेट जो होती है पेशेंट की हाई हो जाएगी, ठीक है। इसमें भी जो हम लोग केटोएसिडियोसिस में करते हैं वही इसका मेन ट्रीटमेंट होगा। क्लियर? दिस वाज द ओनली वन थिंग विच वाज लेफ्ट, जो मुझे इंसुलिन डिफिशिएंसी मतलब इंसुलिन कहाँ कहाँ यूज होता है वो आप लोगों को बताना था। क्लियर हो गया? नसीम, ये अब हम लोग बताएंगे कि रेजिस्टेंस हम लोग बता ही दिए थे। क्लियर था? और शायद आदम इज डर्टी। ओके, नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, यू जस्ट सी कि व्हाट इज देयर ऑन माय स्क्रीन। अगर शेयर होता है तो बताइएगा। ओके, ओके, नाउ यू कैन सी माय स्क्रीन। Yes, ma'am. यस मैम। आज बोल देना कि 5 मिनट के बाद दे देंगे, ठीक है? ओके, नो सी द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ एंटी ओरल डायबिटिक ड्रग्स। तो एंटी ओरल डायबिटिक ड्रग्स हम लोग क्यों देते हैं? जहाँ पे इंसुलिन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इंसुलिन की जरूरत हम लोग को कब पड़ रही थी? जहाँ पे क्या हो रहा था, बीटा सेल्स का क्या हो रहा था, Block. इनसफिशिएंसी हो जा रही थी, प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम हो रहा था, तब हो रहा था इंसुलिन हम लोग दे रहे थे। लेकिन टाइप 2 में क्या होता है, व्हाट इज द फीचर ऑफ टाइप 2? टाइप 2 में हम लोग क्या करते हैं? वो जेनेटिक होता है, रेजिस्टेंट हो जाता है, वहाँ पे इंसुलिन तो प्रोडक्शन होता है पर वो पहुंच नहीं पाता। Whoever to give the answer, I think तो सत्या या फरहद। नो मैम, फरत। हाँ फरहद, वही मुझे आई वाज कॉन्फिडेंट कि आप ही लोग दोनों में से कोई एक आंसर दे सकता है, बाकी सारी क्लास में शांति रहती है। तो ये चीज होती है कि इंसुलिन टाइप 2 में ये इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है कि बीटा सेल्स इंसुलिन तो बना रहा होता है, लेकिन हमारे सेल जो होते हैं उसका क्या होता है, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है ग्लूकोज को लेने की, ठीक है। तो दैट टाइम यू डोंट नीड कि आपको डायरेक्टली इंसुलिन की जरूरत नहीं होती है। आपको क्या होता है कि सेल के कैपेसिटेशन को बढ़ाना होता है। तो वो कैसे बढ़ेगा सेल का कैपेसिटेशन, है ना? इंसुलिन बढ़ाने के लिए। तो these are the types of drugs which you can see, oral antibiotic एंटी डायबिटिक ड्रग्स होते हैं। टॉल ब्यूटामाइड हो गए, फिर क्लोरोप्रोपामाइड हो गए, उसके बाद क्या है, ग्लिबिन ग्लिबिन ग्लिबिनमाइड, ग्लिबिटाइड, ग्लिकाजाइड, ओके, ग्लिमिप्रिराइड, मेटफॉर्मिन, रिपाग्लिडीन, नेटिग्लिडीन, बायोग्लिटाजोन एंड रोसिग्लिटाजोन। इसमें से बहुत ज्यादा कॉमनली जो यूज होते हैं वो कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा? बहुत कॉमनली ड्रग्स जो यूज होता है वो होता है मेटफॉर्मिन, ठीक है। उसके बाद नहीं तो पायोग्लिटाजोन भी हम लोग यूज करते हैं। फिर ग्लिमिप्राइड भी हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। ये क्लिनिकल जब आप प्रैक्टिस में आएंगे ना तो यू विल सी अब द अमाउंट ऑफ ये वही चीज है कि और एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड हाउ द पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग। पेशेंट किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसी हिसाब से फिर आप इसको यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है? So now what is this? These are the classification. Okay. Sorry. तो क्लासिफिकेशन तीन चार तरीके के होते हैं। कंटिन्यूसली आई कैन हियर सम वॉइस। इफ यू कैन जिनका भी जिनकी तरफ से साउंड आ रही है ना, प्लीज म्यूट योर माइक, म्यूट कर दीजिए सो दैट क्लास इज नॉट डिस्टर्ब। ओके, नाउ यू कैन सी द क्लासिफिकेशन। दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम, दिख रही है। हाँ, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कैन यू रीड इट आउट? इंसुलिन, सिक्रेटागॉक्स। ठीक है। तो सिक्रेटागॉक्स क्या है, तो इसमें क्या होगा, इंसुलिन की सिक्रेशन को बढ़ाएगा, ठीक है। इसमें कौन सा ये आ रहे हैं, इसमें जो आ रहा है वो ए टाइप जनरेशन 1 है, जनरेशन 2 है। टाइप ए है एंड टाइप बी है। टाइप ए में क्या आ रहा है, सल्फोनिल यूरियाज, एंड टाइप बी में क्या है, मेग्लीटिनाइड, ओके, मेग्लीटिनाइड। एंड सेकंड इज योर बायोग्लूटानाइड, बायोग्लूटानाइड हो गया। फिर क्या है, थायो
थायोजोलिडिनिडियोन्स, ओके, जिसमें आपका पायोग्लिटाजोन आता है, रोजीग्लिटाजोन आता है और प्रोग्लिटाजोन आता है। थायोजोलिडिनिडियोन्स, कभी कभी ना सिर्फ दवा का नाम पढ़ते पढ़ते लगता नहीं कि टंग ट्विस्टर आदमी खेल रहा है। एंड देन इट कम्स विद अल्फा ग्लूकोडेज इनहिबिटर्स, ठीक है। और सब न्यू टाइप्स ऑफ ड्रग्स, जो न्यूअर ड्रग्स जो है एमिलीन एनालॉग हो गया, उससे जीपीएल एनालॉग हो गया, एंड डीपीपी4 इनहिबिटर सिटाग्लिप्टिन है। Now, you see, if we'll come on the mechanism of action and adverse effect of the oral antidiabetics, you don't need to go in each and every, आपको ये सारे के सारे इसमें जाने की जरूरत नहीं है डिटेल्स में कि क्या वो काम करते हैं। इट्स लाइक कि इफ यू कैन सी द चार्ट एंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, दैट इज एनफ फॉर यू, ओके। नो सी, सल्फोन्यूरियाज जो है वो क्या करता है, ऑब्वियसली जब हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा था, यू कैन रीड इट दैट कि अभी कौन से ये था, इंसुलिन ये कर रहा था, सिक्रेट कर रहा था। व्हाट वाज रिटन ओवर हियर? सिक्रेट्रागॉग्स है। तो व्हाट डज दैट मीन कि वो इंसुलिन को सिक्रेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, बीटा सेल्स को और इंक्रीज कर देगा, उसके जो इंसुलिन है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, क्लियर। तो सल्फोन्यूरियाज क्या करता है, सबसे पहले होगा कि इंसुलिन रिलीज फ्रॉम पैंक्रियाज, तो इसके क्या करेगा, मेजर मैकेनिज्म की क्या है, उसको बढ़ा देगा, क्लियर है। yesterday also I have shared you all these things pictures, इसलिए मैं आज अभी डिस्कस कर रही हूँ, that's why I am not going into details, क्योंकि आप लोगों ने पहले पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, that I don't know। मैंने इसलिए भी बोला था कि आज के क्लास में बेटर होगा if you go through that chart। पढ़ा था आप लोगों ने चार्ट? Yes, ma'am. Okay, shall we continue now? एडवर्स इफेक्ट क्या है सल्फोन्यूरियाज का, कि हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि वी नीड टू रेगुलरली चेक द पेशेंट ग्लूकोज लेवल कितना है, पेशेंट का हम लोगों को चेक करना होता है, ठीक है। उसके बाद और क्या बोल रहा है कि पॉलिसिस्टेटिक जॉन्डिस कॉज करेगा, क्लियर। और टिश्यू सेंसिटिविटी टू इंसुलिन, दूसरी बात क्या होती है कि टिश्यू जो सेंसिटिविटी इंसुलिन के लिए लो हो जाती है, उस चीज को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्लियर हो गया। पूछे Anything you want to say, परवीन मैडम, कुछ बोलना है आपको? ये बेरा मिस कॉल मारे ला मैं कंफर्म कर के टाइम दे, फिर सांझ के कर पाऊंगा ध्यान के टाइम में, बस ज्यादा नहीं कोई सब रहा है। मिस कॉल एक तुमको कम बात बायोग्वेनाइड्स, ठीक है। बायोग्वेनाइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। एरो डाउनवर्ड एरो आपको पता होता है, इट डिनोट्स कि डिक्रीज हो रहा है किसी भी चीज का, या अपवर्ड एरो क्या शो करता है, इंक्रीज करना किसी भी चीज का, ठीक है। ये क्या करता है, हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को डिक्रीज करता है, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है कि डायरिया, एडवर्स इफेक्ट जिससे होगा वो डायरिया होगा, मेटालिक टेस्ट होगा, रेयरली लैक्टिक एसिडियोसिस, तो कभी कभी इसमें लैक्टिक एसिडियोसिस होता है। और दूसरा क्या करेगा, ये टिश्यू सेंसिटिविटी टू इंसुलिन, ओके, क्लियर। याद रखिएगा हमेशा कि मेटफॉर्मिन जो होता है, जब वो दवा सबसे सेफ इसलिए मानी जाती है और इसलिए हम लोग देते हैं, क्योंकि दैट आई टेल यू जब हम लोग वन बाई वन सारे इस पे आएंगे, अभी तो हम लोग क्लासिफिकेशन पे हैं, दैट इज द रीजन आई शो यू द चार्ट ऑल्सो अबाउट इंडिविजुअल ड्रग्स। तो मेटफॉर्मिन में क्या होता है ना कि इट विल नेवर लो योर वो पेशेंट कभी हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में नहीं जाती है, अचानक से कभी क्या होता है कि आपका वो ब्लड शुगर लेवल लो नहीं होगा इफ यू आर गिविंग टू योर पेशेंट, ठीक है। क्योंकि बाकी सारे जैसे है ना कि जिससे जो हम लोग दूसरे दूसरे ग्लिमिप्रिडाइड दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, तो उसमें वो होता है कि ऑल ऑफ सडन ना ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा लो हो जाती है। तो लेकिन ये मेटफॉर्मिन में ये चीज नहीं होगी, दिस इज द मेजर, आपको क्या बोलते हैं, मेरिट ऑफ मेटफॉर्मिन, क्लियर हो गया। इसलिए व्हेन एवर यू गिव योर पेशेंट्स, आप कभी भी अगर अपने पेशेंट्स को डायबिटिक ये दे रहे हैं, ओरल ये मेडिसिन दे रहे हैं, एंटी डायबिटिक मेडिसिन दे रहे हैं, तो उनको हमेशा बोला कीजिए कि कीप और टॉपी विथ योर सेल्फ, यानी तो अगर आपको कभी सिम्टम्स लो लगने लगे तो आप उसको खा लीजिए, पेशेंट विल फील बेटर, ओके। और आप लोगों ने देखा होगा, बहुत कॉमन सी बात है, दिस आई हैव रिपीटेड दिस आल्सो, मैंने पहले भी रिपीट किया है इसको, ठीक है। अब क्या है, मेग्लिटिनाइड, मेग्लिटिनाइड क्या करता है, इंसुलिन रिलीज इंक्रीज करेगा फ्रॉम पैंक्रियाज, इसका भी सेम चीज है, एंड इट आल्सो क्रिएट्स हाइपोग्लाइसीमिया। यू कैन सी
बाइग्यूनाइड्स में आप देख सकते हैं कि एडवर्स इफेक्ट जो लिखा हुआ है वो डायरिया लिखा हुआ है, मेटालिक टेस्ट लिखा हुआ है, रेयरली लैक्टिक एसिडोसिस लिखा हुआ है, हाइपरग्लाइसीमिया इसमें नहीं लिखा हुआ है। ओके ठीक है, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू रिस्पॉन्स। क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, नाउ कम्स थायोजोलिडीन्यूक्लियॉन्स। ओके, इसमें क्या करते हैं देख लीजिए। ये एगोनिस्ट होते हैं एंड इट व्हाट डज इट डू, इट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द टिश्यू। तो ये ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ा देते हैं। ओके, यू कैन सी द माइनर डिफरेंसेस कि क्या क्या इन लोग, कोई कोई जो है कि टिश्यू सेंसिटिविटी को बढ़ा रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द टिश्यू को बढ़ा दे रहा है। ट्रांसपोर्टेशन जो होगा टिश्यू में वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और लोग किस चीज को करेगा, हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को। ग्लूकोनियोजेनेसिस हम लोग किसको बोलते हैं, यू नो, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस फॉर्मेशन। Formation of glucose. ग्लूकोज के फॉर्मेशन को किससे, बाय विच मीन, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड से, ठीक है। ये क्या करेगा, हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को डाउन कर देगा। तो आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया है, ठीक है। लेकिन इसका एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है, वेट गेन होता है, एडिमा है, मे प्रेसिपिटेट सीसीएफ, सीसीएफ को प्रेसिपिटेट कर सकता है, और क्या कर सकता है, रिस्क ऑफ हिपैटोटॉक्सिसिटी। ओके क्लियर। इफ आई कंप्लीट दिस टॉपिक टुडे ओरल ग्लाइसेमिक, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक जो होगी कल जो होगा, या फिर सर आप लोगों को एंटी हाइपरटेंशन पढ़ा रहे थे तो जहां से उन्होंने छोड़ा था पहले मैं वो कंप्लीट कर दूंगी, या फिर मैं देख लूंगी ओवरऑल जो टॉपिक होगा उसको रिपीट कर दूंगी, क्लियर। तो अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स क्या करता है, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड्स को भी कम कर देता है, क्लियर। Yes, ma'am. की बॉक्स क्या बोल रहा है, बाइग्यूनाइड्स के की बॉक्स जो फीचर्स हैं वो एग्जैक्टली कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। हैव इंसुलिन लाइक इफेक्ट्स, इसमें जो होते हैं वो इंसुलिन लाइक इफेक्ट्स होते हैं। डू नॉट कॉज हाइपोग्लाइसीमिया, जो मैं ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया। वेट रिडक्शन में भी कॉज करता है ड्यू टू एनोरेक्सिया। तो जब भी कभी पेशेंट का ये होता है ना, वेट बढ़ने भी लगता है, भी जब हम लोग वेट लॉस करते हैं तो पेशेंट को हम लोग मेटफॉर्मिन लो डोज में मतलब 500 mg का देते हैं, क्यों, ताकि एनोरेक्सिया मतलब किसको, एनोरेक्सिया किसको बोलते हैं मालूम है, लॉस ऑफ एपेटाइट। बहुत, हाँ, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगने की कंडीशन को हम लोग एनोरेक्सिया बोलते हैं। तो वेट रिडक्शन कैसे होगा, जब भूख ही नहीं लगेगी तो पेशेंट खाएगा ही नहीं, जब पेशेंट खाएगा ही नहीं तो एक्स्ट्रा जितना भी जो बॉडी में आपका ये डिपॉजिट है, फैट डिपॉजिट है, तो उसका क्या होगा, ऑब्वियसली उसका बर्न होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सीवियर स्टार्वेशन में क्या होता है, वो मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, क्या होता है सीवियर स्टार्वेशन में, अगर आप स्टार्व कर रहे हैं या आपको बॉडी को ज्यादा ग्लूकोज चाहिए होता है तो क्या होता है फिर उस टाइम, फैट का लिसिस होने लगता है। यस मैम। ओके, तो वही चीज होगा। तो उसके बाद क्या होता है, पेशेंट ऑलरेडी मतलब कीटोएसिडोसिस। हाँ, कीटोएसिडोसिस जो अगर बहुत ज्यादा मेजर कंडीशन में होता है, लेकिन ऑन इन जनरल जब पेशेंट अपने आप को वेट रिड्यूस करने लगता है तो उससे फैट कैसे ऑब्जर्व होता है, ऑब्वियसली जो स्टोर फैट होता है उसके बाद फिर वही सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करने लगता है, क्यों, क्योंकि हम ज्यादा खा नहीं रहे, और ज्यादा खा नहीं रहे तो मेरे पास ज्यादा सरप्लस एनर्जी आ नहीं रही है, तो बॉडी में जो ऑलरेडी स्टोर्ड है फिर वही पहले खर्च हो रहा है, ठीक है, गॉट इट। नाउ कम की क्या क्या इसका इंसुलिन से इफेक्ट है, तो नोशिया है, डायरिया है, मेटालिक टेस्ट है, आर ट्रांजिएंट, ये ट्रांजिएंट्स हैं, ठीक है। रेफर टू ओबीज डायबिटिक आइदर अलोन और विद सल्फोनिरियाज। तो ये क्या मैंने बोला था कि ओबीज पेशेंट में पहले देते हैं, क्यों, क्योंकि ये वेट रिडक्शन का भी काम करता है और ये हाइपोग्लाइसीमिया यूज नहीं करने देता है। तो मेटफॉर्मिन से दो एक्शन होगा आपका, कि वेट भी कंट्रोल में होगा और इन जो ये ग्लूकोज लेवल है वो भी क्या होगा, लेवल में रहेगा, क्लियर है। Now contraindicated in renal, hepatic and cardiac disease. So it is contraindicated in renal, hepatic and cardiac disease. जिस पेशेंट को कार्डियक डिजीज होगा या हेपेटिक होगा या रीनल होगा, उस पेशेंट को हम लोग ये इस ग्रुप की जो दवा होगी वो हम लोग प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, क्लियर। Now see, this is metformin जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी कि व्हाट इज इट,
Importance, इसका importance इतना क्यों है clinically? You can see metformin is the most commonly used drug, particularly in obese diabetic, except in the people with low BMI. जिनका low BMI होगा वहाँ पे हम लोग इसको use नहीं करेंगे. Metformin has added advantage that it can. No, my voice is audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now see, तो क्या बोल रहे हैं? Metformin has added advantage that it reduces weight, regulates lipid को regulate करेगा, lowers blood pressure and hence has beneficial effect in the cardiovascular risk reduction. Okay, has beneficial effects in cardiovascular risk reduction. Sulfonylureas are well tolerated and are widely used. Sulfonylureas भी जो होते हैं वो भी well tolerated होते हैं और widely यूज होते हैं. पाइरोग्लिटाजोन का क्या होता है? पाइरोग्लिटाजोन को हम लोग क्या DPP-4 भी बोलते हैं. इनहिबिटर्स होते हैं एंड इंक्रीटिन are used as. मैम आवाज कट रही है. Okay, I'm repeating it again. Sulfonylureas जो होते हैं वो well tolerated and widely used medicine होते हैं. That your body is well tolerated. आपका जो body system होता मैम है. आपकी आवाज नहीं आ रही है. अभी भी नहीं आ रही है? आ रही है मैम, हम लोग को तो आ रही है. ओके, किसको नहीं आ रही है? माइट बी देयर मस्ट बी वो नेटवर्क प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड एक्चुअली. अभी आ रही है? Shall I read it again? Now see, तो क्या बोल रहे हैं कि sulfonylureas जो होते हैं they are well tolerated and widely used. Okay. Now pioglitazones जो होते हैं, pioglitazones और DPP-4 जो inhibitors होते हैं and incretins जो होते हैं they are used as adjuvants. तो डायरेक्टली सिर्फ पायोग्लिटाजोन देने से हमारा क्या होता है कि ब्लड लेवल जो ब्लड ग्लूकोज जो होता है वो कंट्रोल में नहीं आएगा. दे आर यूज्ड एज एडजुवेंट्स. एडजुवेंट्स मतलब समझ में आता है ना? सरप्लस जो थेरेपी जो हम लोग देते हैं उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, क्लियर? एक्राबोज एंड वोग्लीबोज ये सारी चीज आपके मेडिसिन के नाम है. मे बी एडेड फॉर एन ओबीज पेशेंट. कभी कभी क्या होता है कि कोई एक रिजीम नहीं होता है. जैसे हम लोग आपको कॉमन मेडिसिन हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं या यूनानी भी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे नुस्खा आप लोग पढ़ते हैं. कोई एक नुस्खा से कोई काम तो चलता नहीं है. चलता है क्या? फिर क्या होता है? तीन तरह की या दो तीन तरह की चीजों को आपको मिक्स करके उसको देना होता है पेशेंट को. ठीक है, तो इसी तरह से मॉडर्न मेडिसिन का भी वही होता है. इट्स नॉट लाइक सिंपल सी बात है. अगर आप कॉमनली रिलेट कर पाइए, खाना भी अगर हम लोग बनाते हैं तो सिर्फ हल्दी मिर्च डाल देंगे तो खाना नहीं बनता है. ऑब्वियसली तो बहुत सारे मसाला हम लोग को मिक्स करके उसके बाद ही कोई भी सब्जी बनती है या बनाना पड़ता है. ठीक है, तो दैट इज द सेम वे. अगर आप कॉमनली अगर रिलेट कर पाइए तो इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मेडिसिन भी जो होते हैं ना, कोई एक मेडिसिन पे आप प्रॉपरली रिलाई नहीं कर सकते. सिर्फ आप मेटफॉर्मिन दे रहे हैं तो आप वही देते रहिए. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट कंडीशन. पेशेंट किस कंडीशन का है, ओके, उसके कितना वेट है, ओबिसिटी है, कब से उसको ब्लड शुगर है. तो आप सिर्फ मेफोमिन देंगे उसको कि उसमें पायोग्लिटाजोन ऐड करेंगे या सल्फोनिलुरियाज ऐड करेंगे या वोग्लीबोज ऐड करेंगे या ग्लेमिप्राइड ऐड करेंगे. तो वो आपको देखना होगा, डिसाइड करना पड़ेगा एंड द वे पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग उस चीज को करना होगा. मैं जब भी ये क्लास लेती हूँ मैं तब ये बोलती हूँ कि डोजेज आर नॉट फिक्स. कभी किसी भी चीज के डोज फिक्स नहीं होते. किस तरह से क्या आप फिक्स कर लीजिए अंटिल एंड अनलेस यू सी योर पेशेंट कि हाउ इट इज रिस्पॉन्डिंग. तो कभी भी किसी भी पेशेंट को किसी भी चीज के लिए, चाहे कि वो ओरल कंट्रासेप्शन हम लोगों ने पढ़ा या मेडिसिन हम लोगों ने पढ़ा, एनेस्थीसिया की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन फिर उससे पहले भी हम लोगों ने और क्या क्या पढ़ा था. कौन सी दवा, बार्बिचुरेट के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था. तो फिर क्या होता है, वी कंटिन्यूसली वी नीड टू मॉनिटर आवर पेशेंट. एटलीस्ट आप मंथ में एक बार बुलाइए या जब आपने दवा नया नया स्टार्ट किया तो 15 डेज पे या 10 डेज पे रिपीट करके दोबारा बुलाइए पेशेंट को. उनका क्लिनिकल फीचर्स देखिए, जो उनको प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम ठीक हुई है कि नहीं हुई है. तो दैट विल ओनली गिव यू ना ये फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स से ही आपको पता चलेगा ना कि आपका पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है. फिर आपका जो भी ब्लड टेस्ट होंगे वो आप करवाइए. ठीक है, जैसे कि एक डायबिटीज पेशेंट आते हैं उससे क्या कॉमन फीचर्स क्या क्या मिलते हैं आपको. बहुत पहले मैंने वेरी एट द फर्स्ट क्लास मैंने इस चीज को डिस्कस किया था. क्या क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया, वेट लॉस. हाइपोग्लाइसीमिया डायबिटीज के पेशेंट को क्लिनिकल फीचर क्या आएगा? हाइपोग्लाइसीमिया का क्लिनिकल फीचर अच्छा, आएगा. क्लिनिकल फीचर मैम पूछ रही नहीं मुझे.
डोंट गो इनटू द टेक्निकल्स, ठीक है, आप टेक्निकल्स में भी मत जाइए। एक पेशेंट आपके पास आता है, आपको कैसे लग जाएगा कि इसका फीचर्स ये जो बता रहा है वो डायबिटीज का फीचर है या हाइपरग्लाइसेमिक फीचर्स है? कैसे पता चलेगा? कोमा वोमा की बात तो बहुत दूर है ना, जब पेशेंट को हम ट्रीट नहीं कर रहे तब जा रहा है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग से जाहिर सी बात है कि किसी का ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो बढ़ते के साथ तो कोमा में कोई नहीं चला जाएगा ना। कितने पार्टिसिपेंट्स हैं बताइएगा तो। मैम भूख लगती है, प्यास लगती है, फिर से यूरिनेशन ज्यादा होता है, वेट लॉस होता है, वेट लॉस होता है, करेक्ट। कंफ्यूजन होती वो है। आसानी से ठीक नहीं होते हैं, और टाइम सबसे लगता है। बड़ी बात क्या होती है कि उसको मसल्स पेन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, और उसके काफ में पेन बहुत ज्यादा होगा, न्यूरैल्जिया जिसको बोलते हैं वो होगा, पैर में बहुत ज्यादा दर्द होगा। अगर आप पेशेंट को मान लीजिए कि मेटफॉर्मिन स्टार्ट किया, ठीक है, ब्लड टेस्ट तो आपने करवाया कि इसको फीचर्स हमको मिल रहा है, मेटफॉर्मिन आपने 500 से स्टार्ट किया कि इसको नाश्ते के बाद आपको खाना है, ओके। जब नाश्ते के बाद वो पेशेंट खा रहा, आप बोलिए ठीक है 1 हफ्ते के बाद आप आइए। उसके बाद बोलता है कि नहीं मैम आपने जो दवा लिखा या जो भी सर है, सर तो यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर नहीं रहे, इसलिए मैं मैम के रिस्पेक्ट में बोल रही हूँ कि नहीं मैम आपने जो दवा यहाँ पे दी है और वो उसको खाने से मेरा पैर का दर्द कम हो गया, तो व्हाट डज दैट शो कि वो आपको क्या पता चल रहा है फिर कि जो ड्रग आपने दिया है वो वेल टॉलरेटेड है, वो अच्छे से सूट कर रही है पेशेंट को, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो आपका मेंटेन हो रहा है। ऑब्वियसली आप सेकंड टाइम इसको रिपीट भी कीजिएगा, उसके बाद फिर यू विल गो टू द मेंटेनेंस ड्रग। याद रखिएगा कोई भी ड्रग हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो उसके स्टार्टिंग में हम लोग हाई डोज में देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग ब्लड टेस्ट करा के देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मेंटेनेंस ड्रग देते हैं और मेंटेन करने के बाद भी अगर हम लोग जैसे सपोज दैट कि मेंटेनेंस ड्रग हम लोग 500 mg का दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीने से पेशेंट अगर खा रहा है, तो उसके बाद क्या हो रहा है कि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल फिर बढ़ने लगा, तो क्या पता चलेगा कि वो उतने पे क्या आके हो गया, टॉलरेटेड हो गया, तो उसके बाद फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डोज बढ़ाना पड़ेगा। यानी तो रात में फिर हम लोग को 1000 mg का मेफोमिन कर देना होगा एक टाइम पे, और एक टाइम पे 500 mg का 1500 mg का करेंगे। तो इसी तरह से हम लोग फिर अपना उससे क्या करते हैं, डोज को एडजस्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में क्या बोल रहा है कि इंसुलिन में भी यूज आफ्टर सल्फोनिरियाज फेलियर विदाउट ट्राइंग पायोग्लिटाजोन। जब सल्फोनिरियाज फेल कर जाए या मेटफॉर्मिन फेल कर जा रहा है तो फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, फिर हम लोग स्विच ऑन कर जाते हैं इंसुलिन पे। इंसुलिन कैन बी टेक इंसुलिन डायरेक्टली। इंसुलिन कौन सी मेडिसिन है, ओरल मेडिसिन है? नो मैम। थैंक गॉड कि आप लोगों ने नो मैम बोला, नहीं तो उन्होंने मुझे क्या अगर बोल देती यस कि वी टेक ओरली इंसुलिन, तो मुझे लगता है कि मैंने पता नहीं मैंने पढ़ाया क्या है क्लास को अपनी, ठीक है। कौन से इंसुलिन को हम लोग डायरेक्टली आईवी देते हैं? प्लेन सॉल्युबल इंसुलिन। ओके, गॉट इट नाउ? यस मैम। ठीक, नाउ दिस आर द डिवाइडेड डोज सल्फोनिराज है, ठीक है, गिवन बिफोर। अब ये मैं आपको डायरेक्टली बता दे रही हूँ कि कौन कौन सा इसका डोज है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है और उसके क्या अदर पॉइंट्स होंगे, ओके, क्लियर। तो सल्फोनिराज जो होते हैं वो हम लोग कैसे देते हैं, गिवन हाफ एन आवर बिफोर फूड। जब हम लोग पेशेंट को खाना देंगे तो उनको बोलेंगे कि अगर आप 9 बजे खाना खाते हैं, सॉरी ब्रेकफास्ट करते हैं, तो आपको क्या करना है, खाना खाने से आधा घंटा पहले इस दवा को खाना है, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें कौन कौन सी दवा आती है, इसमें क्या आती है, टॉलब्यूटामाइड आएगा। इसमें कितने डोज हो सकते हैं, डेली आप कितना डोज दे सकते हैं, 0.5 टू 2 ग्राम तक आप इसमें दे सकते हैं, ओके, इन 2 और 3 डिवाइडेड डोज। अगर आप 2 ग्राम्स दे रहे हैं तो उसको डिवाइडेड डोज में ही देंगे। तो जैसे इंसुलिन में हम लोग पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था स्प्लिट डोज पढ़ा था, वैसे ही इसमें भी हम लोग डिवाइडेड डोज में ही देते। कभी भी याद रखिएगा कि शुगर की दवा अगर हम लोग दे रहे हैं, एंटी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स दे रहे हैं, तो एक साथ ही डोज नहीं देते। अगर हम पेशेंट को 1000 का मेफोमिन देंगे तो उसको 2 टाइम कर देंगे, ऐसा नहीं कि 1000 का टैबलेट एक बार में उसको खिला देंगे, ठीक है। तो इट शुड बी स्लो रिलीज, वो क्या होना चाहिए कि सस्टेन्ड रिलीज होना चाहिए। सस्टेन्ड रिलीज किसको बोलते हैं, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा, एसआर लिखा रहता है किसी भी मेडिसिन पे, दैट मीन्स कि सस्टेन रिलीज मतलब वो क्या होता है कि वो धीरे 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 आपके बॉडी में रिलीज हो रहा है, ठीक है। सस्टेन रिलीज का बेस्ट एग्जांपल्स आप लोग आईयूडीज में पढ़े थे कि वो हम लोग मैंने बताया था कि कैसे वो रिलीज होता है, ठीक है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, हार्मोनल इसमें एलएनजीज में कोई पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? नो सी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है, 6 to 12 आवर्स। कितने होते हैं, 6 से 12 घंटा होता है, ठीक है। इसलिए 12 घंटा तो होते नहीं ना एक दिन में, कितना होता है एक दिन में,
24 आवर्स होते हैं। इस वजह से क्या बोला जाता है कि जब इसका 6 से 12 घंटे ही इसका एक्शन होता है, इसलिए इसको बेटर बोला जाता है कि हम लोग इसको 3 डिवाइडेड डोज में दें। ओके, क्लियर हो गया? Now what is this? It is short acting, low potency, least likely to cause hyperglycemia. तो ये hyperglycemia cause नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन ये short acting होता है, जैसे you can see it 6 to 12 hours, और इसकी potency भी low होती है। क्लियर? तो फिर क्लोरप्रोपामाइड है। क्लोरप्रोपामाइड क्या होता है? ये सिर्फ इसको सिंगल डोज में हम लोग देते हैं, लेकिन जब अगर हम लोग सिंगल डोज में दे रहे हैं तो इसका आप ग्राम्स देख लीजिए कि कितना है। ऊपर में देख लीजिए कि डिवाइडेड डोज में अगर हम लोग दे रहे हैं तो उसका ग्राम्स कितना है, सिंगल डोज में दे रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी यू कैन सी कि कितना लो क्वांटिटी में हम लोग इसको दे रहे हैं, 0.1 to 0.5 ग्राम्स में ही दे रहे हैं, ठीक है। और ये कितने देर से आवर्स होते हैं? 24 to 72। क्लियर? ये क्या बोल रहे हैं? इंसिडेंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें हाइपोग्लाइसीमिया के इंसिडेंस वहाँ रेज्ड होते हैं, क्यों? मोर बिकॉज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसके ड्यूरेशन एक्शन कितना? 72 घंटे तक होता है। दैट इज वाई इसमें हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर सकते हैं, क्योंकि हम तो पेशेंट को 24 घंटे, आप पेशेंट को जब ये दीजिएगा सिंगल डोज में तो एवरीडे पेशेंट खाने लगेगा। जब एवरीडे खाएगा तो पेशेंट का क्या होगा? लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, तो उसकी वजह से पेशेंट कैन गो इन हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, क्लियर? एंड क्या क्या? इंक्रीज द रिलीज ऑफ ADH एंड हेंस यूजफुल इन न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडियस। ओके, क्लियर? ग्लीबेनक्लेमाइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लेविब्रोमाइड भी बोलते हैं। तो 1.25 है टिल 2.0 mg, 20 mg, सॉरी 1.25 से लेके 20 mg तक हम लोग इसको यूज करते हैं। इट मे बी इन सिंगल और 2 डिवाइडेड डोजेस। इसमें क्या क्या हो सकता है आपका? हाइपोग्लाइसीमिया इज कॉमन बिकॉज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। द एक्टिव मेटाबॉलिक एक्यूमुलेट्स इन द रीनल फेलियर। क्या होता है? मेटाबोलाइट्स जो होता है एक्यूमुलेट्स इन रीनल फेलियर। जब रीनल फेलियर की कंडीशन में भी पेशेंट इससे जा सकते हैं। ओके, ठीक है। इसमें जो एक्टिव ये जो होते हैं मेटाबोलाइट्स जो होंगे वो कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं? रीनल इसमें। ओके, क्लियर है?